हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन। फूड रिप्रोडक्शन की क्वालिटी या फिर उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है या फिर अपनाई जानी चाहिए कि हमको हमारी जो खाद्य उत्पादकता है उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी कैसे हम सुधार सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में इसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत इजी है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? ये एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और रेजिंग, उनकी ब्रीड या उनकी नस्लों में सुधार कैसे ला सकते हैं, या कौन सी नस्ल अच्छी है या कौन सी नस्ल बुरी है या कम अच्छी क्वालिटी की है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उनके द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी कैसे हो या इनहेंसमेंट कैसे हो, उस लाइफ स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइक किस किस लाइफ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बफेलोस, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल्स, शीप, कैमल्स, गॉड्स एक्सेट्रा। ठीक है, गाय भैंस पाली जाती हैं उनके दूध के लिए, पिग्स मतलब सुअर इनके मांस के लिए, हॉर्सेस, कैटल कुछ ऐसे चौपाए जानवर हैं जिनका उपयोग फिजिकल एक्टिविटीज या किसी प्रकार की हेल्प के लिए हम करते हैं। शिप्स में भेड़, इनका उपयोग ऊन या वूल जिसको बोलते हैं हम। कैमल, गोट इनका दूध भी उपयोग बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए इनका दूध एक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। और बकरी का मांस भी, नॉन वेजिटेरियन जो होंगे उनको अच्छे से पता है, वो इसका मांस भी उपयोग करते हैं खाने के लिए। ओके, लाइफ स्टॉक के साथ साथ इसमें कौन कौन से और अदर फील्ड इंक्लूडेड है वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में जितने पक्षी हैं, ठीक है, कौन कौन से पक्षी हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके बारे में नाम उसका है, इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से मतलब आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग में जितने पक्षी हैं जिनका उपयोग उसके अंडे के लिए या फिर उनके मांस के लिए किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में। सेकेंड इसका फील्ड है वो है फिशरीज। फिशरीज में आप फिश, मोलस्क एंड क्रस्टेशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर फिशरीज के अंदर ये सारे फील्ड्स आते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन एक यहाँ पे है एनसीईआरटी की, जो क्वेश्चन में पूछी जाती है नीट में, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70%, आपको याद रखना है 70%, ओके, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में जितना लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, ओके, पूरे विश्व में जितना लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है, पूरे का 70% सिर्फ इन 2 देशों में है। कौन कौन से 2 देश? इंडिया एंड चाइना। ओके, पूरे वर्ल्ड का जितना लाइफ स्टॉक है, जितने लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं पूरे विश्व में, उसका 70% सिर्फ इन 2 देशों में है। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड थिंग, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है, ठीक है, कि कितने परसेंटेज है और कितना इसके द्वारा जो उत्पादकता होती है वो कितने परसेंटेज है। ओके, तो 70% जब 2 देशों में है तो इनसे उत्पादकता भी उतनी ही मिलनी चाहिए हमको, कि जितने लाइफ स्टॉक है उतनी उत्पादकता भी मिलनी चाहिए। 70% है तो 70% उत्पादकता भी होनी चाहिए वर्ल्ड की, बट ऐसा नहीं है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%, जबकि 70% अगर क्या है हमारे पास लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है तो हमारी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी भी 70% आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। ये दोनों परसेंटेज आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके,
तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 70%, नॉट ओनली हमारे पास, इन इंडिया एंड चाइना दोनों देशों की बात हम कर रहे हैं, तो 70% अगर हमारे पास लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है तो उसकी प्रोडक्टिविटी 70% ना हो के 25% है, मतलब हमारे में कुछ कमी है, किसी प्रकार की उनकी क्वालिटी हम इनहेंस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जिससे हमको पूरी तरह की उसका फायदा नहीं मिल रहा या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी पे हम काम नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट, सेकेंड टॉपिक हमारा आता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एनिमल्स। जो फार्म्स एनिमल्स होते हैं उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है या कैसे की जानी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको क्या क्या डिस्कस करना है। इसमें डेयरी इज द मैनेजमेंट, किस चीज का मैनेजमेंट है? ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, इसमें आपको मिल्क एंड उसके प्रोडक्ट जो भी मिलते हैं जो ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वी डील विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। सीधे सीधे डेयरी प्रोडक्ट में हमको मिल्क की क्वालिटी और उसकी उत्पादक क्षमता या उत्पादक क्षमता बढ़ी हुई हो, ऐसे प्रोसेस और ऐसे सिस्टम के बारे में इसके अंदर काम किया जाता है या रिसर्च की जाती है या इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ओके, मिल्क इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। दूध की या मिल्क की जो क्वालिटी है वो सीधे सीधे रिलेट करती है या सीधे सीधे डिपेंड होती है किस पे, कि वो कौन से नस्ल के जानवर का दूध है। अगर वो देसी गाय का दूध है, एक एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं, अगर वो देसी गाय का दूध है तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसमें जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें होंगी वो उनकी मात्रा अलग होगी। अगर वो जर्सी गाय का है तो वो बिल्कुल अलग होगा, सारी प्रोटीन की मात्रा अलग होगी, सारी चीजें अलग होंगी। अगर वो हरियाणा गाय की, मतलब हरियाणा में जो नस्ल आती है वहां की गाय की है तो वो अलग होगी। ठीक है, अगर वो पंजाब में रहने वाली गाय है, मतलब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं कर सकते, मतलब मैं ब्रीड का नाम नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग ब्रीड की जो एनिमल्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए मिल्क की क्वालिटी क्या है। तो सीधे सीधे मिल्क की जो क्वालिटी वो डिपेंड किस पे करती है? ब्रीड पे डिपेंड करती है। द कैटल हैव टू बी हाउस्ड वेल, उसको जहां रखा गया है वो बिल्कुल सही जगह, अच्छी जगह उसके लिए क्या होनी चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए या फिर उसकी एडेप्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर से मतलब यहाँ पे ये है कि गाय, जो भी जानवर हम पाल रहे हैं, ठीक है, या जो भी कैटल हम पाल रहे हैं, उसका जो फीडिंग स्टाइल होना चाहिए, कि उसका जो टैंक बना होना चाहिए खाने का, वो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, कितने ऊंचे पे बना होना चाहिए। कई बार जानवर जो होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गहराई पे उसकी टैंक बना दी गई, उनको बहुत ज्यादा झुक के खाना खाना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है, तो वो उनकी हैबिट जैसी है वैसी ही रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। इसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेस होने के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उनकी ब्रीड जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं, जो भी फीडिंग और जो उनकी मैटिंग कराई जाती है या जो भी चीजें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वो सारी चीजें साइंटिफिक मैनर में या बहुत अच्छे से इसको समझ के उनका पालन पोषण करना पड़ता है। विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। जो उनका चारा है उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और उसकी क्वांटिटी भी। ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं या उनको हम हमारे अकॉर्डिंग खाना दे रहे हैं। ठीक है, फिर है क्लीनिनेस एंड हाइजीन। उनकी स्ट्रिगनेंट क्लीनिनेस, सफाई और हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है या ध्यान रखना चाहिए। वाइल मिल्किंग, जब उनका दूध दूह रहे हैं, हम दूध निकाल रहे हैं, स्टोरेज, उस दूध को स्टोर कर रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। जब दूध दूह रहे हैं या दूध निकाल रहे हैं उनका, उस दूध को स्टोर कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस का ध्यान और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से कोई चीज खराब ना हो और वो नुकसान ना पहुंचाए किसी और को।
ओके। रेगुलर इंस्पेक्शन विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। रेगुलर इंस्पेक्शन मतलब मंथली चेकअप उनका होना चाहिए। किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी दिख रही है जानवर में, हमको कैटल जो हमने अपने घरों पे जहां भी पाला हुआ है, तो किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम नहीं भी मिल रही है हमको, तो भी हमको इंस्पेक्शन उनका रेगुलर करवाते रहना चाहिए और रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि इस जानवर में इस टाइम पे ये टीका लगा हुआ था, या ये वैक्सीन हमने लगवाई थी, या इस टाइम पे इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हमने या जो इसका ट्रीटमेंट करवाया है, या जो भी चीजें हैं उसका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जानवर अगर हमको बीमार नहीं दिख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं समझ सकते। ये ध्यान देना चाहिए कि वो ठीक से खाना खा रहे हैं कि नहीं, पानी पी रहे हैं कि नहीं, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा हमको इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है कि आज दिन भर सो रहे हैं, या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए जो भी इसका पालन पोषण कर रहे हैं। रेगुलरली विजिट बाय अ वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी। हमेशा एक वेटरनरी डॉक्टर उनकी रेगुलर विजिट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है या फिर ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनको आइडिया होता है या उनकी हैबिट होती है, वो समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। फर्स्ट, डेयरी मैनेजमेंट जो है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इनमें ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आगे जो टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म में हम क्या डिस्कस करेंगे? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। पोल्ट्री फार्म में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिकेट किया जाता है किसको, या फिर आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता है बर्ड्स को, उन किस लिए, फॉर फूड मतलब उनके मांस के लिए, या फिर उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले अंडों के लिए। ओके, इसमें कौन कौन से बर्ड्स हम यूज करते हैं? चिकन मीन्स जो मुर्गी होते हैं उनके बच्चे, डक्स, टर्की एंड गीज। टर्की और गीज का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, दिया है कि कभी कभी यहाँ पे टर्की और गीज का भी उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। चिकन, डक्स, टर्की एंड गीज ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली दिस बर्ड्स बट इन अ मोर जनरल। यहाँ पे और भी कुछ बर्ड्स है जिनका उपयोग किया जाता है उनकी मांस के लिए, ठीक है, उनके मीट के लिए। सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री, इसमें उपयोग अगर हम पोल्ट्री फार्म का उपयोग कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहे हैं, या जो भी इसका उपयोग कर रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। डिसीज फ्री मीन्स जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू का नाम 1-2 साल पहले, बहुत ज्यादा 2-3 साल पहले जो भी, तो स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा चर्चित एक डिसीज हुई थी, ठीक है, जो कि मुर्गियों से फैलने वाली डिसीज है, स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू नहीं, बर्ड फ्लू। सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, डिसीज फ्री और सुटेबल ब्रीड्स का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रॉपर फीडिंग की जानी चाहिए, उनको वाटर प्रॉपर देना चाहिए। हाइजीन मेंटेन, किसी भी प्रकार का अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं या लाइफ स्टॉक या पालन पोषण कर रहे हैं किसी जानवर का, तो हाइजीन और क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ केयर आर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक जो आपके हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को। लाइन टू लाइन आप पढ़ें, बिल्कुल इजी वे में आप लेके चलें, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग आप बोल सकते हैं। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल ब्रीडिंग। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में हमारे चैनल SRB साइंस को देख सकते हैं, वहां पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।